आदाब नाज़रीन, जहान निस्वा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहाद। जुस्तजू हो तो सफ़र ख़त्म कहाँ होता है, यूँ तो हर मोड़ पर मंजिल का गुमा होता है। जी हाँ नाज़रीन, अगर आपके इरादे पक्के हैं, मजबूत हैं, तो मंजिल फिर आपसे दूर नहीं। चाहे कितनी भी मुश्किलात आपके रास्ते में आ जाएं, लेकिन आप उस मंजिल को हासिल कर ही लेते हैं। हमारे आज की मेहमान भी कुछ ऐसी ही हैं, मजबूत इरादों वाली। उनके बारे में हम आपको तफसील से बताएं। आइए उससे पहले नजर डालते हैं उनके अब तक के सफरनामे पर। इन नन्हे नन्हे चेहरों पर जब मुस्कान खिलती है तो दिल में एक सुकून महसूस होता है कि ये बच्चे कल का रोशन मुस्तकबिल हैं। तालीम हर शख्स की बुनियादी जरूरत है, मगर गरीब लोगों को तालीम देने की सोच भी कुछ ही लोगों में है। और ऐसी ही एक शख्सियत है डॉक्टर अनुभूति भटनागर, जिन्हें प्यार से सब अनुमा कहते हैं। न्यूफ्यूजन क्रिएटिव फाउंडेशन के फाउंडर्स में से एक अनु ने सोशियोलॉजी में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और 2008 से ही सोशल कामों में यानी कि समाजी कारकुनान के तौर पर उभर कर सामने आई। और उनके ऐसे ही तमाम कामों की वजह से उन्हें अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। और ये महज अवार्ड नहीं बल्कि एक आईना है जो दिखाता है कि नेक और अच्छाई की आवाज दूर दूर तक जाती है। इनके लिए बस इतना ही कहेंगे, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान जाते हैं। तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान जाते हैं, मिल जाती है मुझे भी गमों से हंसने की वजह, जब हम दूसरों के दर्द को अपना बना जाते हैं। तो आइए नाज़रीन, जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें हमारी आज की मेहमान डॉक्टर अनुभूति भटनागर का, जो कि एक सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, एक राइटर हैं और भी बहुत कुछ करती हैं। उनसे जानेंगे। आइए इनका इस्तकबाल करें। अनुभूति, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। आपको अनुमा भी कहा जाता है, तो अनुमा आपका नाम किस तरह से पड़ा, क्यों आपको अनुमा बुलाया जाता है? मैं एक कलाकार हूँ, पेंटिंग मेरा शौक रहा है और पेंटिंग करते करते मैंने घर में मेड्स रहते थे, सोसाइटी में वर्कर्स रहते हैं, तो सभी से आना जाना हमारा रहता है, काम कराना रहता है। तो वो लोग आते थे, मेरी क्लास में भी बच्चे बैठ जाते थे कई बार आकर उनके, तो उनको मैं सिखाती थी, तो बहुत शौक से वो लोग सीखते थे। जब मैं पेंटिंग सिखाती हूँ, कुछ भी काम करती थी, इसी तरह सिखाते सिखाते मेरे को एक दिन ऐसा आया, क्यों ना मैं इन बच्चों के साथ जाकर कुछ काम करूँ। क्योंकि हमेशा जब भी हम बचपन से देखते आ रहे हैं, सुनते हैं, जब हम वंचित तबके की बात करते हैं तो वंचित तबका पढ़ाई छोड़ देता है और एक ही बात सुनने में आती है कि पढ़ाई में मन नहीं लगा। तो मुझे वो बात कहीं ना कहीं शुरू से बहुत चुभती थी कि क्यों वंचित तबके के साथ ऐसा जुड़ा हुआ है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्यों हमारे बच्चे ये बात नहीं कहते कि हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता या हमें पढ़ाई छोड़ देंगे। तो मैं उनसे बात करती थी, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम्स का पता चला कि स्कूल्स में वो लोग क्या प्रॉब्लम सहन किए, फैसिलिटीज़ कम थी जिन स्कूल्स में जो जाते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी जो मैं आर्ट जो मैं अपने अच्छे तबके को सिखाती हूँ, प्रिविलेज बच्चों को सिखाती हूँ, वो मैं वंचित तबके के साथ जाकर काम करूँ। तो मैंने तब मैं जयपुर में थी, जयपुर में मैंने कुछ स्कूल्स में अप्रोच किया। मैंने उनको कहा कि मैं आपके साथ आपके बच्चों को कुछ सिखाना चाहती हूँ। तो मैंने वहाँ पर क्लासेस लेनी शुरू की तो बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आने लगा। वो बहुत बच्चे प्यार के भूखे होते हैं, हर बच्चा प्यार चाहता है। तो प्यार अगर उन्हें जहाँ से भी मिलता है, वो अपने हर दुख दर्द को वहाँ से बांटना शुरू कर देते हैं। तो मैं जाती थी, जिस दिन मैं नहीं जाती थी, वहाँ से मेरे को प्रिंसिपल का फ़ोन आता था कि आप नहीं आए हो, बच्चे आपको मिस कर रहे हैं। इस तरह से मैंने ये पाया, प्रिंसिपल्स ने, टीचर्स ने मुझे ये बोला कि उनकी पढ़ाई में इच्छा ज़्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि आप आके उनको कुछ सिखाते हो। तो जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने फिर एक सर्वे किया, आसपास के स्लम्स में जाकर मैंने एक सर्वे किया। सर्वे में ये पाया कि अगर हम एजुकेशन के साथ उनको कुछ स्किल या वोकेशनल ट्रेनिंग या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर हम डालते हैं तो उनका पढ़ाई के प्रति रुझान ज़्यादा बढ़ता जा रहा है।
तो इस तरह से मैंने उस दिन इस बात को शुरुआत किया कि क्यों ना मैं इसको, जो काम मैं एज ए शौकी करती थी, शौकिया मैंने अपनाया था, उसको मैं अपना करियर बना के आगे चलूं। पैसा कमाना। तो फिर आपने न्यू फ्यूजन क्रिएटिव फाउंडेशन, फिर आपने इसकी शुरुआत की। तो इसकी शुरुआत पहले हमने सोचा कि हम राजस्थान में करते हैं, फिर मुझे लगा कि क्यों राजस्थानी, क्यों आगे नहीं। तो फिर हमने इसकी शुरुआत इस तरह से की कि हमने नेशनल लेवल पर इसको रजिस्टर कराया। अब जयपुर में हमारा इंस्टीट्यूट है, जयपुर में हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, आर्ट, थिएटर, पेंटिंग, वहाँ पर बच्चे सीखते हैं, गायन, डांस, सब लोग बच्चे सीख रहे हैं वहाँ पर। जब उनसे बात करती थी तो उन्हें एक जब वो मेरे पास आते थे तो उनको ये बोलती थी कि मैं, जैसे घर पे मम्मा है वैसे मैं एक मम्मी हूँ तुम्हारी यहाँ पर, तो तुम मुझे उस हिसाब से मुझे बता सकते हो। जब वो फीलिंग्स हमारी एक दूसरे के साथ शेयर करनी शुरू हुई तो बच्चों ने मुझे नाम दे दिया अनुमा। तो ये नाम मुझे बच्चों के द्वारा मिला, अनुमा। और आज उनके पेरेंट्स भी मुझे फोन करते हैं और ये बोलते हैं कि आप जो सोचोगे, आप इनकी माँ हो, आप जो सोचोगे हम वो करने को तैयार हैं। तो मुझे बहुत उससे एक बल मिलता है और मेरा काम करने का जो अंदाज है वो एक ज्यादा बढ़ जाता है कि मुझे और काम करना है। जज्बा जो है आपके अंदर वो बढ़ जाता है। जब आप बच्चों को चुनती हैं, जिनको आप पढ़ाती हैं या अपने इंस्टीट्यूट के साथ आप लेती हैं, किस तरह से आप चुनती हैं बच्चों को? क्या आपका एम होता है उन बच्चों को लेकर? हमारा, जब मेरा मिशन था, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे स्कूल छोड़ देते थे, तो मेन हमारा मिशन रहा स्कूल ड्रॉप आउट्स ना हो और चाइल्ड लेबर में बच्चे ना जाएं। इन ट्रेनिंग्स को देने का एक मकसद हमारा ये है कि इन ट्रेनिंग्स के बहाने हमें कुछ बहुत अच्छे कलाकार भी मिल रहे हैं। उसके अलावा हम बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं टुवर्ड्स द स्टडीज कि आपको पढ़ना है, आप पढ़ेंगे तभी आप आगे इस फील्ड में भी कुछ कर पाएंगे। तो आप पढ़ाई भी कराते हैं या सिर्फ आप ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, जो अलग अलग आर्ट्स हैं, आप वो सिखाते हैं? हम लोग पढ़ाई भी कराते हैं, हम लोग उनको सपोर्ट देते हैं पढ़ाई में थ्रू द ट्यूशंस। तो फ्री ट्यूशंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जो पेरेंट्स ऐसे हैं, मान लीजिए लड़कियां हैं, उनके पेरेंट्स ने बोल दिया हमें शादी करनी है, हमें नहीं चाहते इनको पढ़ाना, तो उनको हम समझाते हैं, काउंसिल करते हैं। अगर वो लोग तैयार नहीं है फीस देने के लिए तो हम उनको अच्छे स्कूल्स में डालते हैं, उनकी फीस की पूरी व्यवस्था मैं करती हूँ और इस तरह से उनको, वो लोग स्कूल भी जा रहे हैं, हमारे यहाँ भी आ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपसे जाननी है, आपसे बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जहान-ए-निस्वा और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अनुभूति भटनागर से। चलिए बातचीत का सिलसिला उनके साथ आगे बढ़ाते हैं। अनुभूति, हम अक्सर देखते हैं कि अलग अलग सोशल वर्कर्स हैं या एनजीओज हैं जो बनाते हैं और उसके बाद अलग अलग एम्स लेकर वो काम करते हैं, लेकिन उन लोगों के ऊपर किसी न किसी तरह के इल्जामात भी लगते हैं कि भाई आप जिस चीज़ को लेकर काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आपको फंड्स मिल रहे हैं, उन लोगों को आप फ़ायदा उस ढंग से नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो क्या कभी आपको ये लगा जब आपने इस सब की शुरुआत की कि आपको भी इस तरह के चैलेंजेस आप फेस कर सकती हैं, आप पे भी इस तरह के क्वेश्चंस रेज किए जा सकते हैं? हम किसी भी काम को करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे को इल्ज़ामात का सामना करना पड़ता है। अगर हम इस बात से डर जाएं कि हम पर कोई क्या कहेगा तो हम काम नहीं कर सकते, फिर हमें घर पे बैठना पड़ेगा। एक छोटी सी चीज़ है, महिला हैं आप भी, हम भी, दाल में नमक कम हो जाता है तब भी घर में डांट पड़ती है कि ना दाल में नमक ढंग से क्यों नहीं डाला, तो वो भी एक तरह का इल्ज़ाम होता है क्योंकि हम चाहते नहीं है कि ऐसा करें। तो जब हम सामने आके काम करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा हमारे साथ। कैसा लगता है ये तमाम फीलिंग्स? ऐसा लगता है कि आप इतने सारे बच्चों को एक नई जिंदगी दे रहे हैं, आप जो नहीं कर पाते या उनकी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाती है, अगर आप जैसे लोग ना होते तो उनकी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाती है, कोई सामने नहीं आता, कोई ने जो उनके अंदर टैलेंट है वो शायद ऐसे ही छुपा रह जाता। तो जब आप कुछ अच्छा करते हुए उन्हें देखती हैं तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, बहुत भावुक हो जाती हूँ, कई बार बहुत ज़्यादा रोती भी हूँ क्योंकि गुड़गांव में अब रहती हूँ, एक सेंटर गुड़गांव चलता है, एक जयपुर चलता है। जब भी जयपुर जाना होता है वहाँ पर बच्चे मुझे छोड़ते नहीं हैं, बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, सारे मेरे जितने भी बच्चे हैं सब मुझे हक करके बैठे रहते हैं, घर जाने का नाम नहीं लेते। जब जा रही होती हूँ तो बहुत रुलाते भी हैं और खुद रोते भी हैं कि क्यों जा रही हो, लेकिन क्योंकि हर जगह मुझे
मुझे जाना है। मेरा मिशन है कि मैं अगले 2025 तक ऐसे लाख बच्चों को ऐसे ट्रेन कर पाऊं और वो अपने मकाम, अपने पैरों पे खड़े हो पाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो लोग हो पाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह का आपका जज्बा है, हमें भी उम्मीद है कि ज़रूर ऐसा आप कुछ कर पाएंगी। जब वो कोई बच्चा पूरी ट्रेनिंग आपके यहाँ से ले लेता है, माना कि वो पेंटिंग में उसका इंटरेस्ट है, उसने पेंटिंग में अपनी महारत हासिल कर ली, वो अच्छे से कर पा रहा है कि वो अपनी अर्निंग्स कर ले, तो क्या आप उसको अर्निंग के लिए भी एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराती हैं? हाँ जी, बिल्कुल, हम लोग अर्निंग के लिए भी प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हैं। हम लोगों ने खुद भी अपने प्रोडक्ट रेंज लॉन्च किया है। बच्चे सीख रहे हैं, बना रहे हैं। जो भी हम वो सेल करते हैं उसका एक अंश हम बच्चों के नाम से सेव कर देते हैं, जो कि उनकी हायर स्टडीज के लिए यूज होगा। हम जैसे थिएटर सिखाते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली हैं, इतने प्रतिभाशाली हैं कि वो एनएसडी जा सकते हैं, वहाँ पर को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो एनएसडी एनआईडी तक जाकर अपने मुकाम को हासिल करें। हम उनको बीच में छोड़े नहीं, और जिस दिन वो बच्चा कुछ बन जाएगा वो उस दिन भी मेरे यहाँ आएगा, मेरे यहाँ भी सिखाएगा और खुद भी आगे भी अपना काम करेगा। तो ये चेन की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, कि जो बच्चों ने आपके यहाँ से ट्रेनिंग ली, जब वो किसी काबिल बन गया तो वो फिर इंस्टीट्यूट आए, बच्चों को पढ़ाए जो उनके जैसे ही थे कभी, तो इस तरह से एक पूरी चेन बन सकती है। हाँ जी। कोई सवाल किसी का कोई पूछना चाहता है? मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप एक सोशल वर्कर है, आपके सामने बहुत मुश्किलें भी आई होंगी, तो आप उनका सामना कैसे करते हो? मुश्किलें हर काम में आती हैं बेटा। मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए। मुश्किलें आई, पेरेंट्स नहीं माने शुरुआत में कि हमें नहीं भेजना, हमें काम पर ही भेजना है। बच्चा अच्छा खासा 3-4 हज़ार रुपये कमा रहा था, आपने छुड़वा दिया। उनको समझाना पड़ता है, उनको काउंसिल करना पड़ता है, क्योंकि वो माहौल उनके पास नहीं है। घर में भी चैलेंजेस आते हैं, लेकिन डट के सामना करो तो सारी मुश्किलें आसान लगती हैं। जी, आप एक राइटर भी हैं, तो उसके अलावा भी आपके पास बहुत काम है, तो आप कैसे मैनेज करती हैं अपना राइटिंग का जो हॉबी है या जो भी है? शौकीन हूँ राइटिंग करने की। जो भी बच्चे हमारे थिएटर में नाटक करते हैं, कुछ जो भी प्रस्तुतियाँ देते हैं, वो मेरे दिमाग की कहीं ना कहीं उपज होती है, तो लिखती हूँ। रात को कभी कभी ऐसा होता है कि सोते समय रात को 1 बजे मुझे याद आता है, कोई थॉट आया कि उस पर हम काम कर सकते हैं, तो लिखने बैठ जाती हूँ। तो इस तरह से चलता रहता है। फेसबुक, व्हाट्सएप आजकल इतना अच्छा माध्यम है, उस पर लिख देती हूँ। सबसे पहले अपने हस्बैंड को भेजती हूँ कुछ भी लिखकर, तो वो सबसे अच्छा जो एक रिव्यू आता है, क्योंकि वो बिल्कुल सीधा रिव्यू आता है कि वो कैसा लोगों को लगेगा, तो वहाँ से मिल जाता है, तो फिर उसको आगे ऐसे बढ़ा देती हूँ। तो राइटिंग के लिए भी कहा जाता है कि राइटिंग ऐसा नहीं है कि आप कल सुबह सो के उठे और आपने सोचा राइटर बनना चाहते हैं और आपने कलम उठाया और आपने लिखना शुरू कर दिया। उसके लिए भी वो एक पूरा प्रोसेस जो है आपको उससे होकर गुजरना पड़ता है। किस तरह की राइटिंग आप करती हैं, किस तरह के शौक हैं, और आपने एक न्यूज़पेपर में भी आपने काम आप कर चुकी हैं? हाँ जी, न्यूज़पेपर में तो मैं टाइम्स एनआई में एज ए आर्ट कंसल्टेंट करती थी, तो वर्कशॉप्स में लेती थी क्ले मॉडलिंग की स्कूल्स में जाकर। अच्छा। उसके अलावा राइटिंग की अगर मैं बात करूं तो शायद मेरे अंदर वो कीटाणु मौजूद हैं, क्योंकि जिस परिवार से मैं ताल्लुक़ रखती हूं, वो परिवार ऐसा है कि जहां पर हर कोई लिखता है, तो वहाँ से शायद मुझे वो कीटाणु प्राप्त हुए हैं। तो अब मैं, कई बार ऐसा भी होता है कि मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि हमें इस टॉपिक पे बच्चे को लिखवा के भेजना है, कल मैम ने मंगाया है, भेज दे। तो फिर सोचती हूँ तो विचार आते हैं तो वो कलमबद्ध हो जाते हैं। इस तरह से कार्यक्रम चलता है। बिल्कुल। अक्सर हम देखते हैं कि जो निचले तबके से जो बच्चे आते हैं, उनका ड्रॉप आउट रेट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, खासतौर पे लड़कियों का। क्योंकि सबसे पहले माँ बाप को उनकी फिक्र होती है कि उनको शादी करानी है, या आजकल हम देखते हैं छोटी छोटी बच्चियों को घरों में काम कराया जाता है, या फिर लड़के हैं, हम बहुत बात करते हैं चाइल्ड लेबर की, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर चाइल्ड लेबर कराया जाता है। तो क्या आपको उस तरह की कभी मुश्किलों का सामना करना पड़ा कि आप किसी बच्ची को लाना चाहती हैं, अपने यहाँ पढ़ाना चाहती हैं, उसकी जिंदगी संवारना चाहती हैं किसी बच्चे की, और माँ बाप ने बिल्कुल डिनाई कर दिया हो कि भाई अगर आप इन्हें लेके जा रहे हैं तो ये जो कमाते हैं वो आप हमें देके जाएं? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है। कुछ काउंसिल करके उनको काम किया जाता है। कुछ ये कहा जाता है कि अगर आपने बेटी को पैदा किया है तो आपसे मैं इतना ही मांग रही हूँ कि बस उसको 2 टाइम की रोटी दे दो, बाकी उसका जो भी खर्चा है वो मैं करने को तैयार हूँ, तो आप उसको मेरे पास भेजो। क्योंकि हमने देख रहे हैं कि ऐसा बच्चों में टैलेंट है, वो इतना अच्छा कार्य कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। इस तरह से मुश्किलात का तो सामना करना ही पड़ता है, पेरेंट्स कहते भी हैं।
जी, लेकिन चट्टान बनना पड़ता है तभी मुश्किलें जो है वो आसान होती हैं। हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, हम ब्यूटी टिप्स देते हैं अपने नाज़रीन को। आइए देख लेते हैं क्या है खास उनके लिए। हेलो, आज हम आपको एक हेयर स्टाइल बताएंगे जो आप ऑफिस जाने से पहले कम वक्त में अपने आप बना सकते हैं। ये आपने सेंटर पार्टिंग निकाल के साइड से थोड़े थोड़े बालों की पार्टिंग करी, इनको ट्विस्ट करते जाएंगे। इसी तरह दूसरे साइड से भी ट्विस्ट करते हुए पीछे लाके पिन से हम उसको फिक्स कर देंगे। ये सामने से अच्छी तरह से इनका ट्विस्ट हो गए हैं बाल और एक डिफरेंट लुक दे रहे हैं इनको। ये दिन भर टिका भी रहेगा, चेहरे पे भी बाल नहीं आएंगे और ऑफिस जाने के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा। ये आपके चेहरे को एक नया और ट्रेंडी लुक देगा। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आज की ब्यूटी टिप्स भी आपको जरूर पसंद आई होंगी। चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जहान-ए-निस्वा और आज हम बात कर रहे हैं अनुभूति भटनागर से। उनके साथ बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। अनुभूति, आपकी बेटी भी यहाँ पर मौजूद है, कुहू, उनको बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। कुहू, आइए अपनी बैठा। तो कुहू, मामा ने बताया कि आपका सपना था कि गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला जाए। हाँ। तो आपको क्यों लगा? जब मैं 5 या 6 इयर्स की थी तो जब मैं बच्चों को देखती थी कि वो ऐसे काम करें तो मुझे बुरा लगता था। तो मैंने मम्मा को बोला एक दिन कि मम्मा, जब मैं बड़ी होंगी तब मैं इन बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूंगी। ओह, सो स्वीट। आपको लगता था कि क्यों मैं जो हूँ स्कूल जा पाती हूँ, अच्छे से जाती हूँ, मम्मा मुझे भेजती हैं, क्यों ये बच्चे काम करते हैं, ऐसे दिल में कभी सवाल आता था? हाँ, आता तो था। हाँ, और अब कैसा लगता है? अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मेरा सपना जो था वो मम्मा ने शुरू कर दिया, तो उसको बाद में मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ। थैंक यू कुहू, आप बैठ सकती हैं अपनी जगह पर। हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, हम अपने नाज़रीन को कुकिंग मतलब कोई डिश हम उनको बनाना सिखाते हैं। तो आइए देख लेते हैं उनके लिए क्या है। मेरे लिए बहुत जरूरी है जी। हम हमारे वेजिटेरियन व्यूअर्स के लिए बना रहे हैं द वेज सीख कबाब। आज हमारे पास होम स्टाइल बारबेक्यू। तो सबसे पहले हम लेंगे एक बोल और उसमें हम रेडी करेंगे हमारे वेज कबाब का मैरिनेशन। सबसे पहले हम लेंगे बेसन और फिर इसमें डालेंगे तरह तरह की सब्जियां। हम डाल रहे हैं मटर जो हमने मिक्सी में पीस लिया है, बारीक कटी हुई गाजर, अब हम डालेंगे पत्ता गोभी, फ्रेंच बीन्स, कॉर्न जो हमने मिक्सी में पीस लिया है, आलू मैश किया हुआ, गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट, थोड़ा सा गरम मसाला, चाट मसाला, थोड़ा सा मक्खन, नमक स्वाद अनुसार। ओके, अब इस सीख पर हम इसे लगाएंगे और उसे एक सीख कबाब का शेप देंगे। ओके, नाउ लाइटली लेट्स प्लेस इट इन द बारबेक्यू। वाओ, देखिए रेडी हो गए हमारे वेज सीख कबाब। बहुत लाइटली हम इसे सीख से निकाल देंगे। इस पर हम रखेंगे कैप्सिकम और टमाटर की रिंग्स और अब इस रिंग के अंदर हम बड़े प्यार से हमारे इन कबाब्स को सजाएंगे। रेडी है रेस्टोरेंट स्टाइल वेज सीख कबाब। वेज सीख कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 कप बेसन, 1/4 कप पिसे हुए हरे मटर, 1/4 कप बारीक कटा हुआ गाजर, 1/4 कप बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, 1/4 कप बारीक कटी हुई फ्रेंच बीन्स, 1 कप पिसे हुए मकई के दाने, 1 कप मैश्ड आलू, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला, 2 से 4 टीस्पून पिघला हुआ मक्खन, नमक स्वाद अनुसार।
वेज सीख कबाब बनाने का तरीका। एक बोल में बेसन, पिसे हुए मटर, बारीक कटे हुए गाजर, बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, बारीक कटी हुई फ्रेंच बीन्स, पीसे हुए मकई के दाने, मैश्ड आलू, अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, चाट मसाला, पिघला हुआ मक्खन और नमक को डालकर अच्छे से मिला ले। अब हाथ गीले कर ले और उनके छोटे छोटे बॉल्स बनाएं और सीख पर लगा दें। इस सीख को बारबेक्यू में रख दें। इस पर पिघला हुआ मक्खन लगाएं। पकने पर इसे निकाल लें। अब इस वेज सीख कबाब को काट लें। इसे खाएं हरी चटनी के साथ। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है हमेशा की तरह आज की ये डिश भी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वक्त मिलेगा तो आप इसे जरूर बनाएंगे और दूसरों को भी दावत पे बुलाकर उन्हें बनाकर भी आप जरूर खिलाएंगे। अनुभूति, आखिर में मैं चाहूंगी कि जो लोग आपको घर बैठे देख रहे हैं, खासतौर पर वो माएँ जो झिझकती हैं अपने बच्चों को भेजने के लिए, या अभी भी आपको बहुत सारे स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे, और सोसाइटी से भी, कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में वो आपके साथ जुड़ें और आपके साथ न सही तो और एनजीओज के साथ वो जुड़ें, ताकि हम एक बदलाव ला सकें? जिन बच्चों, जो वंचित तबका है, जो कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर इस तरह के बच्चे हैं, मैं उनसे बस इतने ही गुजारिश करूँगी कि आपके बच्चे में वो ताकत है, वो जुनून है कि वो कुछ आगे बढ़ सकता है, तो आप उसको प्रेरित करें। आपके पास फंड्स नहीं है, मैं मानती हूँ कि पैसा नहीं है, पैसे की कमी है। आप अगर मेरे से अप्रोच करना चाहते हैं, मेरे पास ले आएं बच्चों को, मैं जितना सिखा सकती हूँ मैं सिखाऊंगी। उसके अलावा जो सोसाइटी है, जो हमारा प्रिविलेज है, भगवान ने हमें ऐसा दिया है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं। मैं बस इतना ही गुजारिश करूंगी कि अगर एक एक परिवार भी एक एक बच्चे को सपोर्ट करे और ये सपोर्ट करे कि वो जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, जिस भी चीज़ में आगे जाना चाहता है, जिस मुकाम को वो हासिल करना चाहता है, उस बस मदद करें। क्योंकि खाली एजुकेशन अगर हम प्रोवाइड करेंगे, एनजीओस कर भी रहे हैं और बहुत लोग इस बात को कहते भी हैं कि पढ़ा कितना रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है कि ज़्यादातर एनजीओस काम कर रहे हैं बिलो 12 ईयर्स से। तो जहाँ बच्चा 12, 13, 14 साल का होता है और वो 100 रुपये जिस दिन कमाता है, तो उसे ये लगता है कि 100 रुपये मुझे मिल गए तो मुझे जहाँ मिल गया, लेकिन वो 100 रुपये नहीं, वो शायद 1000 रुपये भी या लाख रुपए भी एक दिन कमा सकता है। उसको वो समझाना ज़रूरी है, और अगर हम वो चीज़ उसको समझा पाएँ तो शायद हम इस एजुकेशन को भी, हम स्कूल ड्रॉप आउट्स को भी रोक पाएंगे। स्कूल ड्रॉप आउट्स के साथ साथ हम शायद चाइल्ड लेबर को कम कर पाएंगे। और अगर आप लोग न्यू फ्यूजन क्रिएटिव फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं तो आप मोस्ट वेलकम। एज ए वॉलंटियर जुड़ना चाहते हैं, आप कुछ बच्चों को आकर सिखाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल वो चीज़ सिखा सकते हैं। आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, हमारे को फेसबुक पर हैं, हम सोशल मीडिया पर हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आ सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया अनुभूति, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, कीमती ख्यालात से नवाजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। मैं बेहद खुलूस के साथ अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। बहुत शुक्रिया। चलिए, इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। फिर से होगी आपसे मुलाकात किसी नए मेहमान के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।